इस कहानी को हल्के में मत लेना। हरियाणा के घर में जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को दहला दिया। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि पूरा परिवार मारा गया, बल्कि ये थी कि करने वाला कोई गैर नहीं था। आखिर एक बेटी अपने ही परिवार को क्यों मारेगी? तो चलो वीडियो को बिना बोर करे स्टार्ट करते हैं। उस रात की शुरुआत बिल्कुल रोजमर्रा की तरह थी। सब अपने रूम में चले जाते हैं। उस घर में कम से कम 10 सदस्य थे। मम्मी, बहन, भाई, भाई की बीवी, भाई के 3 बच्चे, एक लड़का, एक लड़की, एक 30 दिन की छोटी मासूम सी बच्ची जिसको पता भी नहीं था कि वो कल का दिन नहीं देख पाएगी। अब वक्त हो चला था 11 या 11:15 के बीच का। सोनिया सबसे पहले अपने पापा के रूम में जाती है, रेलू राम जी के। वो अपने रूम में बेहोश पड़े हुए थे। अब मैं आपको एंड में बताऊंगा कि सब वहाँ बेहोश कैसे। पहले आप पूरी स्टोरी सुनिए ध्यान से, क्लाइमेक्स। और संजीव यानी कि सोनिया का पति उससे कहती है येलो रॉड और मारो इसके सर पे। संजीव ने आज तक कभी मर्डर नहीं किया होता और आज वो अपने ससुर को मारने जा रहा है, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो इसलिए सोनिया उसको भड़काती है कि तुम नामर्द हो, कैसे इंसान हो, तुमसे शादी करके मैंने गलती करी, तुमसे कुछ होता नहीं है। एक कैसी बेटी जो अपने पापा के खून की प्यासी है। खैर, संजीव इतना सुनने के बाद अपना आपा खो देता है और रॉड एक के बाद एक रेलू राम जी के सर पे बजाता है। 3 से 4 बार रॉड मारने के बाद रेलू राम जी का सर फट जाता है और सोनिया अपने पापा के पास खड़े होकर मुस्कुरा रही होती है और उनका हाथ उठा के देखती कि मर गया या नहीं मर गया। जब वो चेक करती कि वो मर गए तो अपने ही पति को बधाई देती है कि तुमने अच्छा काम किया। एक बेटी अपने पापा को अपने ही पति से मरवाती है और फिर अपने पति को ही बधाई देती है। ये मोटिवेशन कहाँ से आया आई डोंट नो। अब ये दोनों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर सोनिया की सगी माँ बेहोश पड़ी होती है और कहती है संजीव से अब इसके सर पे मारो। संजीव वहाँ फिर से घबरा जाता है तो फिर से सोनिया उसे थोड़ा सा भड़काती है उसके पीछे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह। जब तक संजीव रॉड नहीं मारता तो सोनिया अपनी ही माँ का तकिया से गला दबाती है 1 से 2 मिनट। जब वो 1 से 2 मिनट दबाने के बाद थक जाती है तो कहती है अब तो मार दो, क्योंकि उसे पता नहीं लग रहा था कि वो मर गई या जिंदा है। तो संजीव फिर रॉड उठाता है और दे मारता है सर पर, जिससे उसकी खोपड़ी खुल जाती है। जब संजीव अपनी ही सास के रॉड मार रहा होता है तो दादी के बगल में 2 साल की शिवानी सो रही होती है, तो गलती से उसके भी रॉड लग जाता है तो वो रोने लगती है। सोनिया उसके हाथ पकड़ती है और संजीव पैर, और फिर उसके सर पे दे मारती है सोनिया रॉड। छोटी सी मासूम सी बच्ची का भी सर फट जाता है। सोच कर ही अजीब सा लगता है कि ऐसे भी लोग दुनिया में रहते हैं जो अपनी सगी माँ को मार देते हैं। हम तो ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर ऐसा दिमाग में भी सोचेंगे तो हमारे लिए गुनाह है और ऐसा सोच आती भी नहीं है अपने दिमाग के अंदर। आप भी चाहे कोशिश करके देखिए, सोच के देखिए, वो सोच आएगी नहीं। ये लोग करके दिखा देते हैं। फिर ये दोनों नर पिशाच दोनों को मारने के बाद बच्चों के रूम में जाते हैं जहाँ पर सोनिया की छोटी बहन प्रियंका और प्रियंका का छोटा लड़का लोकेश बेहोश पड़े होते हैं। सबसे पहले सोनिया अपनी बहन को मारने का सोचती है, फिर वो प्रियंका का सर कुचलती है रॉड से। सोच कर ही देखो, फिर वो लोकेश के पास बढ़ती है जो कि उसका खुद का भतीजा सगा। बताओ कैसी माँ सी है जो अपने भतीजे को बेरहमी से मारती है। सोच कर ही रूह सी कांप जाती है। और संजीव मारता रहा और सोनिया बाकायदा खड़ी है इंश्योर करने के लिए कि ये लोग मरे या नहीं मरे। अगर नहीं मरे तो मैं 1-2 रॉड और मार दूं जिससे कि पूरा मामला ही ख़त्म हो जाए। और इन सब का मर्डर हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचे थे, सुनील और उसकी भाभी शकुंतला और एक छोटी नन्ही सी जान। अब ये दोनों 2nd फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पर सुनील बेहोश होता है और उसकी वाइफ भी होती है। तो वो चुपके से सुनील के कमरे में घुसते हैं और सबसे पहले 1 से 1.5 महीने की बच्ची जो मैंने आपको बताई छोटी सी प्रीति, उसको उठाते हैं और साइड में रख देते हैं, क्योंकि अगर हम मारते हैं उसको रॉड तो उसके रोने की आवाज़ कहीं सुनील उठ ना जाए, क्योंकि सुनील एकदम हट्टा कट्टा इंसान था। अगर वो उठ जाता है तो इन दोनों को उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वो बच्ची को साइड में रखते हैं और सुनील का हाथ पैर बांधते हैं ताकि अगर रॉड मारने के बाद अगर वो होश में आ जाए तो फिर हिल ढुल ना पाए। और ये दोनों उसके हाथ पैर बांधने में कामयाब होते हैं। और सोनिया बाकायदा ये भी कहती है संजीव से कि इसको ज़ोर से मारना, क्योंकि ये हट्टा कट्टा है, कहीं रॉड मारने के बाद इसके बचने के चांसेस ना हो जाएं। अब संजीव इतने मर्डर कर चुका था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था या तो अब हम इन्हें मार दें या वरना ये लोग हमें मार देंगे।
करते हैं, हम लोग रिस्क लेते हैं और या तो वो हमें मार देंगे या हम उन्हें मार। अब यही बात सोचते हुए संजीव सुनील के सर पे जोरों से मारने लगता है और पागलों की तरह मारते ही जाता है जिससे सुनील का सर भी फट जाता है। इसके बाद सोनिया मासूम सी बच्ची को पैरों से उठाती है। बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि वो उसके सर ऐसे झुला झुला के हिला हिला के उसका सर दीवार पे मारती है, ज़मीन पे मारती है, जिससे बेचारी छोटी सी बच्ची जो 30 दिन की है, सोच के देखिए, जिससे उसका भी सर फट जाता है, वो मर जाती है। और ये सब सोच के अजीब सा भी लगता है, लेकिन खून भी खौलता है कि काश ऐसे लोग जिंदा ही नहीं होते। और खैर, आप इससे ज़्यादा खून आपका आगे जाके खौलेगा जब आप इंडिया के कानून के बारे में सुनेंगे। इसके बाद सोनिया अपनी भाभी को भी नहीं छोड़ती, उसको भी उसी रॉड से वार करके उसका भी सर खोल देती है। ये था उस घर का 8वां और आखिरी मर्डर, और इन दोनों को कत्लेआम करते हुए कम से कम 2 घंटे का समय लगा। ये मर्डर इन्होंने 11:30 बजे से शुरू करा, 1:30 तक कंप्लीट हो पाया। रुकिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली, अभी असली कहानी तो अभी बाकी है। आखिर क्यों सोनिया ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया? ऐसी क्या वजह थी जो उसने ऐसा किया? उसके बाद सोनिया छत पर जाके पटाखे जलाने लगती है, शायद इस वजह से कि पूरे मोहल्ले वाले को लगे कि यहाँ पर पार्टी चल रही है, और बाकायदा स्पीकर की आवाज़ तेज़ करी जाती है गाने की, कि सबको लगे यहाँ पार्टी चल रही है, क्योंकि उस दिन सोनिया का बर्थडे था, इसलिए उस घर में उस दिन पार्टी चल रही थी। तो सोनिया ने क्या करा था कि जो भी वहाँ पर खाना बना था उसमें बेहोशी की दवाई डाल दी थी, इसलिए सब नींद में चले गए थे। लेकिन अभी भी दोनों को चैन नहीं आता। दोनों बारी बारी से हर एक कमरे में फिर से जाते हैं देखने की कोई जिंदा तो नहीं बचा। सर फटने के बाद भी क्या पता वो जिंदा हो, उसको लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। संजीव अपने इंटरव्यू में बताता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि वो सोनिया थी ही नहीं जिससे मैंने शादी करी थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था उसके आंखों में खून सवार है। जब वो अपने पापा को मरते हुआ देख रही थी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, इतनी नफरत। उसके बाद दोनों को ऐसा लगता है, होश में आते हैं, मतलब समझ लिए कि अब क्या करें, अगर हम अभी रुकते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, तो ऐसा क्या करें जो हम बच जाएं। तो सबसे पहले सोनिया संजीव से कहती है कि तुम मुझे रॉड मारो, लेकिन ऐसा मारना कि मैं मरूं ना, लेकिन बेहोश भी हो जाऊं और जिंदा भी रहूं। तो संजीव उसके रॉड मारता है, जिससे सोनिया बेहाल सी हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको भी किसी ने मारा होगा। उसके बाद संजीव नौकर और ड्राइवर से बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सुबह होती है, ड्राइवर और काम करने वाले घर के नौकर चाकर आते हैं। अब जब पुलिस अंदर घुसती है तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती, कुछ लोग तो घुसते हैं और चिल्लाते हुए बाहर आ जाते हैं, और पुलिस जाती तो थोड़ी देर वहाँ पर शांत हो जाती कि ये हुआ क्या है। पूरे घर में लाशें ही लाशें। और पुलिस को वहाँ तहकीकात करते हुए, मतलब जब वहाँ पर फोरेंसिक लैब आती है, सब देखती कि सुराग उराग देखती है, वहाँ पर सोनिया भी सब मरे हुए मिलते। वो देखती कि एक इंसान की सांसें चल रही है, वो सोनिया थी। अब उसको भागते हुए जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो होश में आती, बताती कि मुझे नहीं पता, मैं अंदर जा रही थी रूम के, तो किसी ने मुझे पीछे से मारा और मैं बेहोश होकर वहाँ पर गिर गई, मुझे कुछ नहीं पता। तो पुलिस फिर तहकीकात करती है, हर एक छोटे से छोटे सुराग को छानती है। तो फिर पुलिस को एक डायरी मिलती है वहाँ पर उस डायरी में एक लेटर मिलता है। लेटर में जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सीधा सोनिया के पास पहुँचती है, कहती है कि तुम्हारी डायरी है? वो कहती हाँ, और कहती है जो उसके अंदर लेटर है वो भी तुम्हारा होगा। वो कहती है कि अब उस टाइम वो फंस जाती है, उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है, वो उतर भी जाता है। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूछती पाछती है, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले ही पूरे घर को मार दूंगी, मुझे इनसे नफरत हो गई है। अब फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, संजीव को दिल्ली से पकड़ती है, दिल्ली में कहीं छुपा हुआ था वो। फिर उसके साथ ऐसा खातिरदारी करती है पुलिस उसकी, तो वो सब कुछ उगल देता है। फिर उसके बाद कहानी और भी आगे जाके इतनी अजीब हो जाएगी तो आपको गुस्सा आएगा। उसके बाद ये लोग जाते हैं जेल में 2001 इसके बाद मामला ये अदालत में जाता है। वहाँ पर सबूतों और गवाहों को देखते हुए इनको फांसी की सज़ा होती है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपील डालते हैं हाई कोर्ट में थोड़ा सा कुछ करा के इनको फांसी की सज़ा हो जाती है।
तो इनको चैन मिलता है फिर। लेकिन फिर केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इनका केस लगने के बाद इनको फिर से फांसी की सज़ा हो जाती है। फिर ये दोनों क्या प्लान बनाते हैं कि राष्ट्रपति के पास अपील भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनकी अपील खारिज हो जाती है। और फिर से ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ जुगाड़ लगाकर अपील भेजते हैं, तो इनकी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है। उसके बाद सोनिया क्या चाल चलती है, अपने ही बेटे का हवाला देती है कि मेरा छोटा सा बेटा है। अब कहानी में बताया नहीं था कि इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका बेटा भी था। अब वो अपना बेटा उस टाइम घर पे नहीं, कहीं और छोड़ कर आई थी। अब क्या कहती है कि अगर तुम रो रहा के नाटक करके कहती है कि मुझे और मेरे पति को फांसी देना तो दे दो, साथ में मेरे बेटे को भी फांसी दे दो, क्योंकि वो मेरे बिना रहेगा कैसे। हम पे थोड़ा तो रहम किया जाए। तो इतना नहीं कर सकते तो हमारे बच्चे को भी हमारे साथ हैंग कर दो। कैसे? तो आप ही सोचिए, ये चीज़ उसने पहले नहीं सोची। लेकिन सालों तक इस याचिका पर भी कोई फैसला नहीं आता। देखें, इनका केस 2001 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2012 आ चुका था। इनका केस याचिका पे याचिका आए जा रही थी, लेकिन फांसी नहीं हो रही थी। 2012 के बाद संजीव वहाँ पर जेल में आतंकवादियों के साथ मिलकर भागने की प्लानिंग करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके बाद अब क्या कहें, इनकी किस्मत शायद ज़्यादा ही अच्छी थी। 2012 में एक इंडिया के अंदर एक कानून लागू होता है, जिस शख्स को फांसी की सज़ा होती है, लेकिन उसके फांसी होती नहीं है, डिले पे डिले होती है। तो अगर उसको 3 से 4 साल हो जाते हैं तो उसको फांसी नहीं होगी, उम्र कैद की सज़ा होगी, क्योंकि वो हर दिन फांसी की सज़ा से मर रहा है। हर दिन वो सोचता है कि मुझे फांसी होगी, जिसकी वजह से उसकी जान मतलब मरता है वो, ऐसा माना जाता था। और उस टाइम पर 15 लोग ऐसे थे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन फांसी हुई नहीं थी। उसमें से 2 लोग ये भी थे, सोनिया और संजीव। अब जब इन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई तो कुछ सालों बाद ये बेल लेके बाहर भी आ गए। इसको कहते हैं इंडिया का कानून। अगर सोनिया को फांसी होती तो वो इंडिया की पहली वुमेन होती जिसको फांसी की सज़ा होती, लेकिन उसको तो फांसी नहीं हुई। 8 मर्डर करने के बाद भी फांसी नहीं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस परिवार की बर्बादी के लिए सब कुछ किया गया, जिसकी परिवार की दौलत पाने के लिए सब किया गया, आखिर सोनिया ने ऐसा करा क्यों? सोनिया और संजीव कराटे के चैम्पियन थे। वो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई प्रैक्टिस के दौरान, तो उनकी शादी हो गई। संजीव मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से था और सोनिया करोड़पति घर से थी। तो पहले तो रेलू नाम के परिवार वाले मानते नहीं हैं, लेकिन फिर लड़की की खुशी के लिए वो लोग मान जाते हैं शादी के लिए। शादी हो जाती है। उसके बाद सोनिया चाहती है कि मैं अपने पति का खुद का बिज़नेस कराऊं, तो वो कहती है कि ये ज़मीन बेच दो और संजीव को बिज़नेस कराओ। लेकिन सुनील ये बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, चाहे हम पैसों से मदद कर देंगे। अब बात भी सही थी, क्योंकि ज़मीन बेचना तो कोई फ़ायदे का सौदा होता नहीं, पैसे से मदद हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सोनिया का दिमाग शायद ठिकाने पे नहीं था। वो सोचती कि नहीं, इन्होंने मुझे मना कैसे कर दिया, और गुस्से में आंखें लाल करके अपने भाई को बुरा भला कहती है। और उसी दिन से पता नहीं कैसे, उसी दिन से वो प्लान बनाने लगती कि इन सबको मार दूंगी और सारी जायदाद तो मेरी हो जाएगी, फिर मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। अब ये देखिए, प्रॉपर्टी भी चली गई और परिवार भी चला गया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है ये सुनिए। सब कुछ होने के बाद जब वो बेल पे बाहर आ जाते हैं, उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है, कानून के हिसाब से सारी प्रॉपर्टी पूरे रिश्तेदारों में, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनमें सब में आधी आधी बांट दी जाती है। लेकिन सोनिया का बेटा जो उस टाइम मासूम था और उसका प्रॉपर्टी पे सबसे पहला हक बनता है, क्या वो फ्यूचर में जाकर वो प्रॉपर्टी को ले सकता है या फिर उस पर कानून कार्रवाई कर सकता है? अगर वो करता है तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस तरीके से अगर वो चीज़ करता है तो सारी जायदाद फिर से उसके पास आएगी, यानी कि उसकी माँ के पास भी आ जाएगी। इसमें आपकी क्या राय है? और लास्ट लाइन ये थी कि पैसा परिवार को बर्बाद कर देता है, और असल बात ये भी बर्बाद भी नहीं करता। लेकिन वहाँ पर अगर जलन और हसद वाले लोग रहते हैं तो ज़रूर वो परिवार बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे के पीछे वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करने पे ना पैसा उसके पास आएगा ना इसके पास आएगा, किसी ना किसी की जान ज़रूर ले लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो ज़रूर से ज़रूर कर देना। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है भाई। मिलते हैं दूसरी क्राइम स्टोरी के साथ।